आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें। पूरब में सूरज उगता है और संसार उजाले से भर जाता है। पश्चिम में सूर्यास्त होता है और दुनिया पर अंधेरा छा जाता है। आज होंगी इसी उजाले और अंधेरे का बखान करने वाली फिल्म की बातें। फिल्मों के रसिया समझ गए होंगे कि आज की फिल्म है पूरब और पश्चिम। फिल्म पूरब और पश्चिम के बारे में खोज करने वाले हैं अशोक अय्यर और निर्मला डोसी। इस खोज के आधार पर कार्यक्रम का आलेख लिखा है लोकेंद्र शर्मा ने और वे ही कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं। सहायक हैं PKA नायर। तो आइए शुरू करें फिल्म पूरब और पश्चिम की बातें। दास जनों के संकट दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती के इन स्वरों में भारत की संस्कृति के संस्कार हैं मित्रों। जाने कब से ये स्वर हमारे घरों में पवित्रता जगाते आ रहे हैं, लेकिन सन 1971 में कल्याण जी आनंद जी के साजों से सजी ये आरती जब सिनेमाघरों में गूंजी तो हर भारतवासी का मन इसे गुनगुनाने लगा। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम इसी गुनगुनाहट की जय बोलती है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? सोच रहा था बेटा, एक समय था जब दूर दूर देशों से लोग यहाँ आते थे शिक्षा लेने, और अब समय यह आ गया है कि इस देश से लोग बाहर जा रहे हैं ज्ञान लेने। ज्ञान नहीं गुरुजी, विज्ञान, साइंस। आज जरूरत है ना। मुझसे संस्कृत पढ़ते थे, संस्कृति पा गए। इसे साथ लेते जाओ, श्रीमद् भागवत गीता। सन 1965 में बनी फिल्म शहीद से मनोज कुमार ने अपने निर्देशन का जलवा दिखाना शुरू किया। निर्देशन का क्रेडिट S राम शर्मा को दिया गया था, जबकि असल में ये काम मनोज कुमार ने किया था। सन 1967 में विशाल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करके मनोज कुमार बाकायदा निर्माता और निर्देशक बन गए। उन्होंने पहली फिल्म बनाई उपकार। मेरे देश की धरती, अपने देश की धरती से मनोज कुमार को कितना लगाव है, ये उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में बता दिया, और इसके बदले में कामयाबी के साथ साथ जनता जनार्दन से भारत कुमार का खिताब हासिल किया। क्योंकि देशभक्ति का विषय मनोज कुमार को बहुत रास आता था, इसलिए दूसरी फिल्म पूरब और पश्चिम भी उन्होंने इसी विषय पर बनाई। वैसे इसका बीज फिल्म उपकार के दौरान ही पड़ गया था। शूटिंग के बीच एक दिन मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी ने उन्हें अपने एक रिश्तेदार की बात बताई जो बरसों पहले भारत को छोड़कर विदेश गए थे और फिर वहीं बस गए। यही वो घटना थी मित्रों जिसने पूरब और पश्चिम की कहानी को जन्म दिया। हेलो शर्मा। हेलो HR। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीट मिस्टर भारत। हेलो। इलाहाबाद से आए। इलाहाबाद? आप कहाँ के रहने वाले? लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता। ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है। अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो। जी, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो। जी, जो देश दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। तुम लोग जमीन से पेट भरा अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडिया कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का
अंदाजा लगाना मुश्किल था। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। नए ज्ञान की दौलत बटोरने भारत से हजारों लोग पश्चिमी देशों में जाते हैं और फिर वहां की चकाचौंध में डूबकर वहीं के होकर रह जाते हैं। ब्रेन ड्रेन की इसी समस्या को मनोज कुमार ने फिल्म पूरब और पश्चिम की कहानी का केंद्र बनाया। यहाँ पढ़ने के लिए आया था, 1 महीने बाद इम्तिहान है, फिर वापस जाना है। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। मुझे वापस जाना है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम मत छोड़ो। प्रीति के लिए भारत अपने देश को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि देश भारत की सांसों में, उसकी नसों में, उसके संस्कारों में बसा हुआ था। उसके पिता एक क्रांतिकारी थे, ब्रिटिश हुकूमत से टकराने वाले आजादी के सिपाही। कहीं वंदे मातरम, कहीं हिंदुस्तान छोड़ दो, कहीं टोडी बच्चा हाय हाय और कहीं गोलियों की आवाजें। आजादी से पहले भारत की गलियों में यही सब सुनाई देता था। उन्हीं दिनों जब एक दिन आसमान प्रलय जैसा बरस रहा था, सब ओर जल थल हो रहा था, तभी इलाहाबाद के एक घर में घुटने घुटने पानी में चलता हुआ पुलिस से छुपता छुपाता ओम अपने घर आया और आंगन से ही उसने पत्नी को पुकारा। गंगा। आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले गुरुजी ने खिड़की से झांक कर देखा। ओम ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। गुरुजी ने भी दूर से ही आशीर्वाद दिया और फिर अपने बेटे हरनाम को बुलाकर एक काम सौंपा। हरनाम ओम आया है। ओम? हाँ, उसे जाकर सावधान कर दो कि जो भी उसे पकड़वाएगा 1000 रुपए इनाम मिलेंगे। जा बेटे जा, थाने से बाहर निकल जाए। जी पिताजी। इनाम के लालच में हरनाम ओम को सावधान करने की जगह पुलिस के पास जा पहुंचा। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। सर, मेरा इनाम पक्का है ना? ये गोलियों की बौछार ने पिता को सदा के लिए खामोश कर दिया और उधर बेटे ने जीवन का पहला स्वर निकाला। लड़का हुआ है। ओम की शहादत ने हरनाम को इनाम दिलवाया तो उसके मन में भविष्य की योजनाएं सजने लगी। कौशल्या, मेरे पास अब बहुत पैसा आ गया है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। जिसका पति अच्छा हो ना, उसे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। आज ओम भैया नहीं, मगर गंगा बहन की मांग में सिंदूर है, वो आज भी सुहागन है। अगर तुम्हारे माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर सुहाग की निशानी नहीं कलंक है, तो मिटा दो इसे। पिताजी कह रहे थे कि देश में मरने वाला कभी नहीं मरता तो गद्दार है। मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। हाँ, अगर मैं गद्दार हूँ तो मिटा दो इस कलंक को। हाँ,
अगर तुम्हारे माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर कलंक है तो मिटा दो इसे। हरनाम ने अपने बेटे ओंकार को गोदी में लिया, रातों रात पहले इलाहाबाद छोड़ा, फिर अपना देश और फिर लंदन की गलियों में जाकर बस गया। हरनाम के जाने के बाद उसकी पत्नी कौशल्या ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया गोपी। ओम और गंगा के बेटे का नाम रखा गया भारत। ओम और गंगा का पुत्र भारत के अलावा और क्या नाम पाता। समय बीता और देश के आंगन में तिरंगा धारण करके आजादी की दुल्हन उतर आई। दुल्हन चली, हाँ बहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया डोली। दुल्हन चली, वो बहन चली, तीन रंग की चोली। फिल्म पूरब और पश्चिम में आजादी से पहले की कहानी ब्लैक एंड व्हाइट में बयान की गई है। आजादी के बाद की कहानी रंगीन है। पर्दे पर रंगों का प्रवेश तिरंगे के साथ होता है। इसी तरह जो हिस्सा भारत की धरती पर है उसका नाम है पूरब, और जब कहानी विलायत पहुंचती है तो पर्दे पर लिखा हुआ आता है और पश्चिम। और ये सब होता है तब जब भारत विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन जाता है। भारत के स्वर्गीय पिता के बचपन के एक मित्र थे शर्मा जी। शर्मा जी बरसों पहले लंदन में जाकर बस गए थे। उनका इसरार था कि भारत जब लंदन आए तो उन्हीं के साथ रहे। वे अपने बेटे शंकर, बेटी प्रीति और पत्नी रीटा के साथ भारत को लिवाने लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचे। भारत? मुझे जीपी शर्मा कहते हैं। भारत ने बढ़कर पैर छुए तो शर्मा जी सकपका गए। ये है तुम्हारी आंटी, डालेंगे भारत। और फिर भारत ने जब रीटा आंटी के पैर छुए तो वे कुछ समझ नहीं पाई कि वो झुककर क्या कर रहा है। What are you looking for? क्या ढूंढ रहे हो? बेटे यहाँ पहुंच होने के रिवाज, मैं जो हिंदुस्तान में जन्मा पला, जब मैं ही भूल गया तो इसका क्या कसूर? इसने उसके माँ बाप ने तो हिंदुस्तान देखा तक नहीं। भारत का सोच पूरब के संस्कारों से सजा था, लेकिन यहाँ लंदन में सबको उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। ये पश्चिम था और यहाँ आकर सब पूरब के तौर तरीकों से बहुत दूर आ चुके थे। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं लालचंद जी? जी? आपने मुझे लालचंद जी कहा? लाइफ में पहली बार लालचंद के साथ जी लगा। क्यों? 14-15 इयर्स का था जब साहब के साथ यहाँ चला आया। उस वक्त बच्चा था, वहाँ कोई जी कहता नहीं था, और यहाँ जी कहने का रिवाज है ही नहीं। हाँ, कभी कभार कोई मिस्टर विस्टर कह देता है। शर्मा जी के बेटे शंकर और बेटी प्रीति ने भारत को अपने दोस्तों से मिलवाया। सब जन्म से भारतीय थे, लेकिन सोच से विलायती। माय नेम इज ओपी। ओपी मतलब ओम प्रकाश, ओंकार प्रसाद या? नो 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 नो, जस्ट ओपी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लंदन। लंदन में तो आप रहते हैं, वैसे भारत में कहाँ? भारत? ओह, यू मीन इंडिया? नो 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 नो, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा। हाय मैन। हाय। मीट भारत। हाय भारत। क्या नाम बताया आपने? मन। मोहन, ये राधा, गोपियाँ। बात पसंद आई? जी। बाय द वे, दिस इज क्रिस्टीना। हाय। जब मैं आया था बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। कुछ ही दिनों में तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। फिल्म पूरब और पश्चिम की कहानी का क्रेडिट शशि गोस्वामी को दिया गया है, लेकिन पटकथा और संवाद स्वयं मनोज कुमार ने लिखे हैं। जो स्क्रिप्ट मनोज कुमार ने हिंदुस्तान में बैठकर किताबी ज्ञान और कही सुनी जानकारियों के आधार पर तैयार की थी, उसे इंग्लैंड पहुंचकर बहुत परिवर्तित करना पड़ा। कई घटनाएं, पात्र और स्थान बदले और जोड़े गए। विदेशों में कुल 58 दिनों की शूटिंग हुई। इनमें से 35 दिन लंदन और आसपास के इलाके में हुई, लेकिन विदेशों के प्राकृतिक सौंदर्य की जगह मनोज कुमार को वहां के लोगों का जीवन पर्दे पर उतारना था, क्योंकि ब्रेन ड्रेन के अलावा और भी कई समस्याएं थीं जो हमारे देश के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है।
ऐसी ही एक समस्या के लिए ओम प्रकाश को एक पात्र बनाया गया। तुम फिर आ गए? कितनी बार तुमसे कहा तुम मेरा पीछा मत किया करो, जब देखो हाथ फैलाए चले आते हो, भिखारी कहीं के। ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। कम ऑन। मोहन अपनी विलायती सखी क्रिस्टीना की कमर में हाथ डाले चला गया तो वहीं खड़े भारत ने उस बूढ़े फकीर को पुकारा। बाबा, मैं चला जाऊंगा, आज मैं बगैर मार खाए ही चला जाऊंगा। आप देश से विदेश आकर अपने देश को बदनाम क्यों करते हैं भीख मांगकर? मैं भिखारी जरूर हूँ, मगर मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो क्या मांगते हैं? अपनी बेटी की जिंदगी अपने दामाद मोहन से। जी हाँ। आज से 5 साल पहले मेरी बेटी का ब्याह मोहन से अपने देश भारत में हुआ था। शादी के 4 महीने बाद ये यहाँ पढ़ने के लिए आ गया और अभी तक वापस नहीं गया। मेरी बेटी इसके बेटे को अपने सीने से लगाए दिन रात रोती रहती है। 5 बरस से इसकी राह देख रही है। ये वापस नहीं जाता, ये वापस नहीं जाता। तो आप मोहन को वापस ले जाने के लिए आए हैं? और गंगा मैया की सौगंध गाकर आया हूँ तो उसको वापस लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे मारा नहीं और मेरी बात भी सुनी, वरना मोहन की तरह से जो भी आया उसने मुझे मारा। भारत ने हमदर्दी दिखाई तो बूढ़े बाबा को जैसे हौसला मिला। कुछ ही दिनों बाद वे एक ट्यूब स्टेशन के बाहर खड़े दिखाई दिए। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। अब कुछ परेशान से हैं? हाँ बेटा, मोहन उस परकटी के साथ 2 दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा है और साथ में प्रीति और उसका दोस्त भी जा रहे हैं। तो जाने दीजिए। जिसने मुझे ये सब बताया उसने साथ में ये भी कहा है कि मोहन शायद वहाँ उस परकटी से शादी करे। चिंता मत करो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। सन 1969 में जब पूरब और पश्चिम बन रही थी, हरे कृष्ण मूवमेंट ने पश्चिम के उबे हुए समाज को आंदोलित करना आरंभ कर दिया था। यूरोप के कई देशों में राम धुन गाते हुए गेरुआ वस्त्रधारी गोरे अक्सर दिखाई दे जाते थे। मनोज कुमार ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया और शांति की तलाश में राम धुन गाते हुए लोगों को अपनी कथा से जोड़ा। कुछ दिनों से क्रिस्टीना का मिजाज ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कहती है शादी मंदिर में करूंगी। व्हाट? यहाँ कुछ सरफिरे अंग्रेज हैं जिनको हिंदू बनने का शौक पैदा हुआ है। उन्होंने यहाँ एक कृष्ण का मंदिर बनाया है और क्रिस्टीना कहती है शादी मैं वहीं करूंगी। भारत ने समय रहते क्रिस्टीना को सचेत कर दिया था। उसे मोहन के बूढ़े ससुर से भी मिलवाया था और इसीलिए मोहन से प्रेम होने के बावजूद क्रिस्टीना ने मोहन की पत्नी और बेटे को लंदन बुलवाया और मंदिर में मोहन के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। This is your wife and son. Hit him back. ये कह रही है ठोकर का जवाब इसको ठोकर से दो। नहीं 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 नहीं, इससे कह दो कि पति आज भी इसके लिए ईश्वर है और ईश्वर को हिंदुस्तानी कभी ठोकर नहीं मारता। मोहन, एक बार नन्हे को अपने सीने से लगा लो, एक बार लगा लो बेटे, लगा लो। मोहन बेटे को देखकर विचलित हो उठा। उसने अपनी छोड़ी हुई हिंदुस्तानी पत्नी को फिर से अपना लिया और फिर वो अपने परिवार के साथ भारत लौट गया। मोहन की ये कहानी फिल्म पूरब और पश्चिम की मूल कहानी से अलग होते हुए भी फिल्म का एक हिस्सा है और ये कहानी पूरब के मूल्यों को पश्चिम की तुलना में वजनदार बनाती है। मोहन की भूमिका में अभिनेता मनमोहन, बूढ़े बाबा के रोल में ओम प्रकाश और क्रिस्टीना के रूप में थी बारबरा लिंडले। मोहन की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन प्रीति अजीब उलझन में थी। उसे क्या चाहिए ये बात वो ठीक से नहीं जानती थी। इस पर ओमकार यानी ओपी
यानी अभिनेता प्रेम चोपड़ा उसे पाने की चाहत संजोए बैठा था। वो बार बार प्रीति के सामने शादी का प्रस्ताव रखता और हर बार प्रीति इनकार कर देती। ओपी कारण पूछता तो प्रीति के पास इसका भी दो टूक जवाब था। इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो फिर किससे करती हो? किसी से भी नहीं। लेकिन सुनो ओपी, भारत एक अच्छा दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रीति, मुझसे अच्छा कोई नहीं। लीव मी। आज नहीं, आज नहीं। आधी रात और क्लब के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए ओपी वहशीपन पर उतर आया। उसने प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी भारत वहां आ पहुंचा और उसने ओपी की पिटाई शुरू कर दी। चले जाओ यहां से। अपमानित और आहत होकर ओपी चला गया तो प्रीति ने भारत का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू। प्रीति को भारत ने बचाया, लेकिन उसके भाई शंकर को तो बदल ही डाला। भारत की संगत में शंकर यानी अभिनेता राजेंद्र नाथ एक नया इंसान बन गया। पश्चिमी वातावरण और सोच ने उसे थका रखा था। पूरब का चिंतन उसमें परम शांति और आनंद का बीज बोने लगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शंकर के नए रूप को उसके माता पिता ने भी देखा और इसके लिए उनका मन भारत के प्रति एहसान से भर गया। मेरा बेटा तुम्हारी सोबत में इंसान बन गया। अगर तुम चाहो तो प्रीति का जीवन भी सुधर सकता है। मैं समझा नहीं। बेटे, माँ बाप बेटी का कन्यादान करते हैं ना? चाचा जी। बेटे, मैं जानता हूँ कि प्रीति वो सपना नहीं जो तुमने या गंगा भाभी ने देखा होगा, लेकिन ये भी तो सच है कि अगर रास्ते का बहता हुआ पानी गंगा में जा मिले तो उसमें गंगा जल के गुण आ जाते हैं। बेटे, हूं तो तुम्हारे पिता समान, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है। चाचा जी, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है। मेरे बारे में जो फैसला करना चाहें आप गुरुजी को लिख दीजिए। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। ये लो, गंगा भाभी और गुरुजी का खत। उनकी हाँ के बाद तुम ना नहीं कहोगे। ये बातचीत प्रीति ने भी सुनी तो उसका मन जैसे खिल उठा। लेकिन जब इस बात की भनक ओपी के कानों में पड़ी तो उसका मन सुलग उठा। उसने झूठा फोन करके भारत को एक क्लब में बुलवाया। भारत क्लब में पहुंचा तो एक बंद कमरे में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और लातों और घूंसों का खेल शुरू हुआ। क्लब का नाच गाना थम गया और जमकर मारामारी होने लगी। तभी शंकर अपने दलबल के साथ वहां पहुंचा और ओपी के गुंडों से भिड़ गया। गुंडों ने अपनी दुर्गत बनते देखी तो खून खराबे पर उतर आए और उनमें से एक ने टूटी हुई बोतल शंकर के फ्रेंच साथी के पेट में घुसा दी। रघुपति राघव राजा राम। एक आदमी की जान चली गई थी। मामला हत्या का था। हरनाम ने बड़ी मुश्किल से काफी रकम खर्च करके अपने बेटे ओपी को कानून की गिरफ्त से बचाया, लेकिन इसके बावजूद
ओपी के सर से प्रीति की दीवानगी का भूत उतरा नहीं। मुझे पुलिस का डर नहीं। वो लोग मुजरिम को कुर्सी पर बिठा देते हैं और बटन दबाने के बाद जान जाने में देर नहीं लगती। फादर, मुझे मौत का भी डर नहीं। खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात की तो तू तो मेरी जिंदगी की कमाई। डैडी, मुझे भी जीत पसंद है। मैं जिंदगी में हार नहीं देखना चाहता। आई हेट डिफीट। अपने बेटे की खातिर हरनाम ने भारत को बुलवाया और अपने अनुसार बात शुरू की। तुम यहाँ क्या पी सकते हो ये पूछना बेकार है। तुम इस माहौल से बहुत दूर रहते। प्रीति को ये सब पसंद है। ओपी मेरा बेटा है, उसे भी ये पसंद है। प्रीति और ओपी अच्छे दोस्त थे, तुम बीच में आ गए। उसके रास्ते से हट जाओ। मेरा रास्ता लगा, मैं कुछ दिनों बाद वापस जाने वाला हूँ। प्रीति को भूल जाओ। आप शायद नहीं जानते, वो मेरी होने वाली पत्नी है। मुंह मांगी दौलत दूंगा। जब तुम्हें दौलत मिल जाएगी तो एक प्रीति क्या, चारों तरफ प्रीति प्रीति लड़कियां होंगी। अगर ऐसे ही है तो सब कुछ आप ओपी को क्यों नहीं देते? वो बेवकूफ है, उसे सिर्फ प्रीति चाहिए। थोड़ी देर बाद शायद आप ये भी कहेंगे कि प्रीति भी बेवकूफ है क्योंकि उसे ओपी की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। जी, मैं जा सकता हूँ? यूं ही जाना था तो आए क्यों थे? आया आपके बुलावे पे था, जाना अपनी मर्जी से। हरनाम के रूप में प्राण ने फिल्म पूरब और पश्चिम में एक जानदार पात्र को साकार किया है। ये वही दौर था दोस्तों, जब प्राण खलनायिकी का चोला उतारकर चरित्र अभिनेता के रूप में अवतरित हो रहे थे। एक सीमा तक उनके इस परिवर्तन के लिए भी मनोज कुमार ही जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। फिल्म शहीद में उन्होंने प्राण को एक खूंखार डाकू के बदले हुए रूप में पेश किया। फिर उपकार में उन्हें गांव के फलसफाई सोच का प्रतीक मंगल चाचा बनाया और पूरब और पश्चिम में हरनाम के किरदार में बुरे से भला होते और आत्मग्लानि से भरते हुए दिखाया। हरनाम का विश्वास था कि सुख के लिए आदमी के पास दौलत का होना जरूरी है, जबकि भारत का आदर्श रुपया नहीं था। वो एक शहीद क्रांतिकारी का बेटा था। वतन परस्ती उसकी नसों में भरी हुई थी। लेकिन इस बात से बेखबर प्रीति की विलायत परस्त मां भारत को लेकर कुछ और ही सपने देख रही थी। अपना बेटा तो किसी काम का रहा नहीं। अब जल्दी से प्रीति की शादी कर दें ताकि भारत बिजनेस संभाल सके। भारत? क्यों नहीं, जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने भी तो डैडी का बिजनेस संभाला था। जरूरी नहीं जो गलती मैंने की थी वो भारत भी करे। गलती? इसमें क्या गलत है? मगर मुझे वापस जाना है। कहाँ? अपने देश, इंडिया। हाँ। क्यों? यहाँ पढ़ने के लिए आया था। 1 महीने बाद इम्तिहान है, फिर वापस जाना है। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो? शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। कन्यादान के बाद माँ बाप बेटी को घर तो नहीं रखते। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। ब्रेन ड्रेन। यू शट अप। हरे राम हरे। वहाँ जाकर कोई करेगा भी क्या? वहाँ है ही क्या? भूख, बेकारी, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। वहाँ रहकर तुम इतना भी नहीं कमा सकोगे कि मेरी बेटी के लिए मेकअप का सामान खरीद। वहाँ प्रीति को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। What nonsense! तुम मुझसे शादी करोगे या वापस जाओगे? शादी के लिए मैंने इनकार नहीं किया। अगर मुझे वापस जाना है तो ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, ये आपका फैसला है। मुझे वापस जाना है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तुम मत छोड़ो। मैं भी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे मुझसे ज्यादा अपने देश से प्यार हो। Forget it! हरे राम हरे। भारत को अपनी तालीम पूरी करके वापस जाना है, ये बात न प्रीति की समझ में आई और न उसकी माँ रीटा की। खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझो। मान लो जो भारत कहता है। प्रीति की ये जिद है कि वो भारत से शादी करेगी। प्रीति की जिद कि वो भारत से ही शादी करेगी और भारत का संकल्प कि वो परदेश में नहीं बसेगा, दोनों जैसे विपरीत दिशाओं में मुंह करके खड़े थे। भारत प्रीति को दूर ही दूर से देखता और दूर ही से अपने मन की बात कहता। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब
कोई छोड़ दे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो। तब तुम मेरे पास आना दिए, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। इंदिवर का लिखा ये गाना आज भी बहुत लोकप्रिय है। रेडियो के फरमाइशी प्रोग्रामों में आज भी इसे अक्सर सुना जाता है। इंदिवर के अलावा संतोष आनंद और प्रेम धवन के गीत भी फिल्म पूरब और पश्चिम की कहानी में पिरोए गए। साथ ही पारंपरिक रामधुन और आरती तो थी ही। सभी गीत और फिल्म का पार्श्व संगीत, कल्याण जी आनंद जी का योगदान बहुत सुरीला था और कहने की जरूरत नहीं कि इसने फिल्म की कामयाबी में पूरा सहयोग दिया। मुकेश के गाए इस गाने की शूटिंग इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई। उन दिनों यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए शूटिंग बिना किसी व्यवधान की हो गई। इस गीत के बाद कहानी अपने मुख्य मोड़ पर आ जाती है। भारत का परीक्षा फल घोषित हुआ और वो पास हो गया। तालीम पूरी हुई तो अब वापस लौटने का समय आ गया। प्रीति का भाई शंकर जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दिन का इंतजार था कि तुम पास हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ भारत चलूं। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल किस लिए? आज क्यों नहीं? वापस अपने देश जाना चाहते हो ना? चले जाओ। अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारा देश मर जाएगा, और अगर वापस चले गए तो मैं नहीं मरूंगी। मैं नहीं मरूंगी। मेरी बेटी अगर मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा। आप लोग यही चाहते हैं ना, शादी करके यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं। मैं वचन देता हूं वहीं रहूंगा जहां प्रीति कहेगी। सच कह रहे हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मगर एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। वहां एक परिवार है अपना। मैं चाहता हूं शादी से पहले चल के तुम उनका आशीर्वाद ले लो। प्रीति, जाने में कोई हर्ज नहीं। इसी बहाने ताजमहल भी देखा ना। Oh mama, I'm so happy. प्रीति और उसका भाई शंकर भारत के साथ हिंदुस्तान आए और पूरब के संस्कार उन पर अपना रंग बिखेरने लगे।
को मनोज कुमार के अलावा विनोद खन्ना और भारती पर भी फिल्माया गया है। विनोद खन्ना श्याम की भूमिका में है और भारती यानी गोपी से प्यार करता है, लेकिन गोपी भारत को अपने मन में बसाए उसके इंग्लैंड से लौटने का इंतजार कर रही थी। जब उसने भारत के साथ प्रीति जैसी विलायती गुड़िया को देखा और ये जाना कि दोनों की शादी होने वाली है, तो गोपी बात को मन से लगाकर बैठ गई। मन बीमार हो तो फिर तन भी कहां अछूता रहता है। श्याम गोपी की बीमारी का कारण जानता था। क्या कहते हो तुम? हाँ भारत, गोपी ने मुझसे नहीं तुमसे प्यार किया है श्याम। जब लंदन से तुम्हारे रिश्ते का खत आया तो उस दिन मैं बहुत रोई। जब तुम वापस आए तो प्रीति तुम्हारे साथ थी। प्रीति को देखकर गोपी ने अपना दुख जाहिर नहीं किया, वो अंदर ही अंदर घुटती रही। पर अब तो डॉक्टर भी घबरा गए। गोपी की बीमारी घर भर की चिंता बन गई, लेकिन बेबस आदमी संकट के समय सिवा ईश्वर के और किसकी शरण में जाए। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बिठाओ, द्वार पड़ा प्रीति ने जब गोपी की बीमारी का कारण जाना तो उसके पश्चिमी सोच को झटका सा लगा। एक ही घर में रहते हुए भारत से इतना नहीं कह सकी कि वो उससे प्यार करती है। सिस्टर, मैं समझ गया हूँ क्या कि शर्म यहाँ का सबसे अनमोल गहना है। प्रार्थना और औषधि दोनों का असर हुआ। गोपी की तबीयत संभली तो भारत ने उसके सिरहाने बैठकर उसे समझाया। तुम्हारे इस नए जीवन पे श्यामू का अधिकार है। उसकी दिन रात की सेवा तुम्हें मौत के मुंह से बचा के ले आई। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। तुम्हें मेरी सौगंध। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सौगंध। दादाजी से कह। गोपी बेटी, हमें विश्वास था तो भारत का कहा नहीं टालेगी। इसी विश्वास पर तो हमने लग्न का दिन निश्चित कर लिया है। परसों का दिन बहुत शुभ है। बहू, शामू के पिता से कह देता हूँ कि परसों का मुहूर्त पक्का है। हर नाम याद आ गया, शायद इसलिए कि वो गोपी का पिता है। गोपी ने भारत की बात मान ली। यह उसके प्रेम और बलिदान का परिचय था। प्रेम और बलिदान पूरब के संस्कार हैं। पश्चिम का इन भावनाओं से जैसे कुछ लेना देना नहीं है। वहां केवल भोग की शिक्षा मिलती है। त्याग पूरब की संपत्ति है। शायद इसीलिए प्रीति को गंवाना ओपी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो नशीली ड्रग्स की तरफ मुड़ गया। LSD ये तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हें प्रीति चाहिए, प्रीति मिलेगी। हरनाम ने निश्चय किया कि वो हर हाल में अपने बेटे के लिए प्रीति को हासिल करेगा और इस इरादे के साथ एक दिन हरनाम हिंदुस्तान पहुंचा और इलाहाबाद के अपने मोहल्ले में अपने घर के सामने आकर खड़ा हो गया। बहू, हरनाम आया है। गोपी, तेरे पिता आए हैं। हेलो। ओंकार कहाँ है? लंदन में। साथ नहीं लाए? यहाँ क्या रखा है? तो तुम क्यों लौट आए? सोचा कि पहली और आखिरी बार कह दूं कि मेरे पास बहुत दौलत है। अगर चाहो तो जिंदगी आराम से कट सकती है। हरनाम, तुम्हें अभी धन का मान है। क्यों ना हो? अरे किस बात का मान? गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने हम पर। गंगा के सुहाग के हथियार। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की? अगर आप सबकी यही राय तो ठीक है। मुझे तो वापस जाना ही, शाम को नहीं तो अभी चला जाऊंगा। चाचा जी, लंदन में आपसे कई बार मुलाकात हुई, मगर नहीं जानता था कि
आप वापस आ गए हैं। ओंकार को वापस बुला लीजिए। इस मां ने बड़े आंसू बहाए हैं बेटे के लिए। ड्राइवर चलो। हरनाम चला तो गया, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाया। गंगा के सूने तट पर बैठकर अपने दर्द को शराब में डुबोता रहा। आया था यहाँ बेटे की खुशी के लिए, बेटी सामने आ गई। हरनाम मोहल्ले से भले ही लौट गया था, लेकिन शाम को वहां गोपी के ब्याह में उसके आने की प्रतीक्षा हो रही थी। जिस आदमी ने बरसों अपने परिवार की खबर नहीं ली, कन्यादान के समय उसकी राह देखना मूर्खता है। हरनाम रुक नहीं पाया। बदहवास हाल में नशे से लड़खड़ाता हुआ वो विवाह मंडप तक पहुंचा। भरे हुए हृदय और भीगी आंखों से उसने कन्यादान किया और धीरे धीरे उसका मन जैसे फिर से अपने घर की तरफ लौटने लगा। हरनाम हिंदुस्तान चला आया था और अब वापस लौटने को उसका जी नहीं कर रहा था, तो उसने ओंकार यानी ओपी को भी वहीं बुलवा लिया। पूरी तरह विलायती रंग में सजा ओंकार आकर द्वार पर खड़ा हुआ तो कौशल्या की ममता छलक आई। तुम मेरी माँ हो? हाँ हाँ बेटे, ये तुम्हारे दादाजी हैं। आओ इनके पैर छू। आओ ना। दादा? डैडी आपने तो कहा था कि हमारा कोई नहीं, सब मर गए हैं, लेकिन आई सी। सुनो, मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरी माँ हो या नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे डैडी से अलग क्यों हुई? डैडी ने तो दूसरी शादी नहीं की, क्या तुमने दूसरी शादी? नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, अपनी माँ से ऐसा नहीं कहते। बट व्हाई नॉट? ऐसा होता है। होता होगा, यहाँ नहीं। एनीहाउ, आज बहुत दिनों के बाद कुछ पिछड़े हुए लोगों से मुलाकात हुई है। लेट्स सेलिब्रेट। डैडी, आपकी पसंद का ब्रांड लाया हूँ, जरा ग्लास देंगी? क्या? गिलास। बहू, बचपन में ओंकार जिस गिलास में दूध पिया करता था उसे संभाल के रखा हुआ है ना, जाओ ले आओ। आज बेटा उसी में शराब पिएगा। किन बातों में उलझ गया ये घर? गुरुजी, ओंकार आया है, आप अपना कहा भूल गए हैं? यही ना, जब बहू को ओंकार मिल जाएगा तो मैं बद्रीनाथ के दर्शन को जाऊंगा। क्या बहू को ओंकार मिल गया? आपको अपने विश्वास पे शक होने लगा है? हरनाम, मुझे तो तीरथ को जाना ही है। अगर तुम चल सको तो हम सब चलेंगे, और कल ही। सारा परिवार तीर्थ यात्रा पर चला। प्रीति अब तक हर घटना, हर व्यक्ति को ध्यान से देखती रही थी। पूरब की मिट्टी उसमें संस्कार भरने लगी थी। ऐसे में एक पड़ाव पर भारत ने अपने मन की उलझन उसके सामने रखी। तुम्हें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा? अगर सच बोलूंगी तुम कहोगे यहीं रह जाओ। ना, यहाँ रहने के लिए मैं नहीं कहूँगा। जानते हो यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है? यहाँ माँ बाप के लिए औलाद सब कुछ है, और औलाद के लिए माँ बाप। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं समझी थी, इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वापस चली जाऊं। मैं आज तक अपने माँ बाप के साथ उनकी बेटी बनकर नहीं रही थी, अब रहूंगी। सब लोग हिमालय के एक पड़ाव पर रुके हुए थे। चारों तरफ बर्फ थी, सर्दी थी, लेकिन ओंकार के तन में वासना सुलग रही थी। वो किसी भी सूरत प्रीति को हासिल करना चाहता था। सो आधी रात को उसने प्रीति के कमरे में जाना तय किया। बाहर आया तो बरामदे में सोए हुए दादाजी ने आहट सुन ली। कौन? मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैंडपा, मैंने सोचा आपको बाहर सर्दी लग रही होगी, अंदर आ जाइए, अंदर आग है। अभी शरीर में गर्मी है बेटा, जब ठंडा हो जाए तो झोंक देना आग में। नहीं नहीं ग्रैंडपा, तुम भी सो जाओ बेटा। उस समय तो ओंकार लौट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर कोशिश की और इस बार
वो प्रीति के कमरे तक पहुंच गया। तुम्हारे नजदीक वही आएगा जिससे तुम शादी करोगी। हाँ, कल सुबह अपने आप तुम मुझसे शादी करोगी। बचाव के लिए प्रीति भागकर बाहर आ गई। बाहर चारों तरफ बर्फ थी। दादाजी ने प्रीति को बचाने की कोशिश की तो कुसंस्कारों में पला बढ़ा ओंकार उन पर वार करने से भी नहीं चूका। ओंकार, ये क्या अनर्थ है? छोड़ दो। ओह ओल्ड मैन, क्या? चले जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को। चाहते हो कि नहीं? तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। अरे शोर सुनकर भारत बाहर आया और उसे देखते ही दादाजी को एक तरफ धकेलकर ओंकार भाग खड़ा हुआ। भारत ने सहारा देकर गुरुजी को उठाने की चेष्टा की। गुरुजी, चलिए गुरुजी। मैंने कोई अन्याय किया होगा, आज भगवान ने न्याय कर दिया। आप इसे न्याय कहते हैं? इससे बड़ा अपराध तो पोता दादे पे हाथ। इसमें ओंकार का कोई दोष नहीं, दोष है उसकी शिक्षा का। हर नाम पच्छम पच्छम करता रहा। क्या मिला पच्छम से उसे? पच्छम ने उसे क्या दिया? गुरुजी का सवाल प्रीति की चीख में डूब गया। प्रीति ने जिसे देखकर चीख मारी वो ओंकार था, हाथ में पिस्तौल उठाए हुए। पिस्तौल को दिखाते हुए अपने दादाजी के सवाल का जैसे जवाब दिया। ये मिला है पश्चिम से, ये दुनिया को पश्चिम की देन है। इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली। तुम मर जाओ बेटी। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली। हट जाओ। हरिओम। ओंकार ने गोली चलाई और भारत को बचाने की खातिर झपटकर गुरुजी उसके सामने आ गए। नीचे बर्फ है, आपने ये क्या किया? मर जाने दिया होता मुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो गंगा क्या कहती मुझे? क्या आपके परिवार ने मेरा सुहाग तो उजाड़ दिया था, आज मेरी गोद गुजार दी। गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा। गोली की आवाज सुनकर हरनाम, कौशल्या, श्याम, गंगा सब लोग दौड़कर बाहर आ गए। अपने पिता को लहूलुहान देखकर हरनाम जैसे आपा खो बैठा। नहीं हरनाम, क्रोध नहीं। तो मेरे परिवार में आकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। मुझे क्षमा कर दो। हरिओम। गुरुजी, गुरुजी, हरिओम। तीर्थ करने का इरादा लेकर आए थे गुरुजी। परम धाम को पा गए। तीर्थ यात्रा के बीच में ही जीवन यात्रा पूरी हो गई और फिर परिवारजनों के कांधों पर चढ़कर शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा। शरीर को अभी चिता पर रखा ही था कि किसी ने चिल्लाकर आदेश दिया, जिसने दादा का खून किया है ये झूठ है। ये सच है। मुझे अपने दादाजी की चिता की सौगंध, मेरा दादा का खून इसी ने किया है। ले चलो इसे और मरने वाले के शरीर को तुम जाके माँ जी को खबर कर दो। पुलिस ने गुरुजी के शरीर को और हत्या के अपराध में भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब सब लोग ठिकाने पर पहुंचे तो कौशल्य के मन में एक ही सवाल था। भारत का क्या हुआ? भारत, हाँ, पोस्टमार्टम के बाद पिताजी का शरीर कल मिलेगा। उनके शरीर की सौगंध, अंतिम संस्कार की कोई भी रस्म उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक
भारत नहीं होगा। हर नाम का यह संकल्प जैसे पश्चाताप की अग्नि में तपकर जन्मा था। आज उसके सामने कोई लालच नहीं था, केवल कर्तव्य था जिसका दामन उसने कसकर थाम रखा था। लेकिन ओंकार को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। मैंने जो कुछ किया अच्छा किया। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अब हर नाम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया। चिता की बिखरी हुई लकड़ियों में से एक उठाकर उसने ओंकार पर प्रहार करना आरंभ किया। बोल, बोल, खून भारत ने किया है। ओंकार ने बचाव के लिए मां को पुकारा। मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां। लेकिन कौशल्या का दिल नहीं पसीजा। उसने मुंह फेर लिया। बोल, खून किसने किया है? मेरे साथ चलकर पुलिस वालों से असलियत कहेगा या नहीं? दादाजी को खून मैंने किया है, खून मैंने किया है। तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर सब इलाहाबाद लौट आए और अगले ही दिन प्रीति के माता पिता भी लंदन से वहां आ पहुंचे। टेलीग्राम मिलते हम फौरन चल पड़े। भारत का क्या हुआ? भगवान की दया से सब ठीक हो गया। ओपी जेल में है और भारत अंदर घर में है। आइए। कितने थोड़े समय में प्रीति ने कितना अधिक देख लिया था। प्रेम, त्याग, श्रद्धा, पूजा, आदर, सत्य, कर्तव्य और विनम्रता, कितना कुछ था पूरब में, और पश्चिम कितना सूना था इन गुणों के बिना। लेकिन उसकी मां यहां आई थी वापस लंदन लौटने और प्रीति को साथ में लिवा ले जाने का इरादा लेकर। हाँ, लंदन वापस जाना है। यहाँ रहकर इतने दिन बेकार हो गए। यहाँ रहकर दिन बेकार हो गए, वहां रहकर जिंदगी बेकार हो गई। उसका कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं वापस नहीं जाऊंगा। What do you mean? कह दिया ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगी, प्रीति मेरे साथ जाएगी, भारत जाएगा मेरे साथ। भारत? क्यों? भारत ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रीति के साथ वापस लंदन जाएगा और शादी करके वहीं रहेगा। कहा था या नहीं? प्रीति, हम कल वापस जाएंगे, अपना सामान बांधो। अगली सुबह जब रीटा चलने को तैयार हुई तो प्रीति उसे कहीं दिखाई नहीं दी। ये प्रीति कहाँ चली गई? प्रीति मंदिर में खड़ी थी, भगवान के आगे हाथ जोड़े, दुल्हन के वेश में, साड़ी पहने, श्रद्धा और प्रेम से भरी हुई प्रीति अब पश्चिम से मुक्त होकर पूरी तरह पूरब में रम चुकी थी। प्रीति कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ बेटा, ये उसका फैसला है। तेरा विश्वास जीत गया। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आरती और भगवत भजन के इन स्वरों के साथ ही फिल्म पूरब और पश्चिम पूरी हो जाती है। मित्रों, सिनेमा हॉल से बाहर आते हुए दर्शक पूरी तरह संतुष्ट होता है कि उसे ठगा नहीं गया। फिल्म पूरब और पश्चिम एक उद्देश्यपूर्ण, मनोरंजनपूर्ण और व्यापार में सफल फिल्म थी। फिल्म की सफलता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत का बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा चुस्त संवाद और दुरुस्त पटकथा भी सहायक रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कास्टिंग। अभिनेताओं का चुनाव पात्रों के अनुसार। मसलन प्रीति के किरदार में शायद सायरा बानो से अधिक उपयुक्त और कोई अभिनेत्री नहीं रहती। कारण सायरा बानो की शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई थी और उनके उच्चारण में भी अंग्रेजी का प्रभाव था। लेकिन प्रीति का रोल देकर सायरा बानो के इस दोष को मनोज कुमार ने उनके अभिनय का गुण बना डाला।
आओ. Oh, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, fetch a pail of water. Oh, Jack and Jill went up the hill. सायरा बानो और मनोज कुमार के अलावा फिल्म पूरब और पश्चिम के अन्य कलाकार थे प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरूपा राय, कामिनी कौशल, राजेंद्र नाथ, भारती, विनोद खन्ना, मनमोहन, मदनपुरी, शम्मी, ओम प्रकाश और अशोक कुमार। फिल्म पूरब और पश्चिम का कथानक ही ऐसा था मित्रों कि विदेशों में शूटिंग किए बिना फिल्म बन ही नहीं सकती थी। लेकिन विदेशों में शूटिंग करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा स्वयं मनोज कुमार थे। मनोज कुमार ने जीवन में कभी हवाई यात्रा नहीं की थी और करना चाहते भी नहीं थे। उन्हें ऊंचाई से भय लगता था, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए बाकायदा मुहूर्त देखा गया, सफर से पहले घर में हवन करवाया गया और तब कहीं जाकर मनोज कुमार हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़े। भगवान की आरती फिल्म पूरब और पश्चिम की खूबी है। इसकी शूटिंग के लिए मनोज कुमार ने राज कपूर के फार्म हाउस राजबाग में एक मंदिर का सेट लगवाया था। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के निर्माण के दौरान मनोज कुमार ने पुणे के समीप यह फार्म हाउस देखा था और तभी से वे इस पर मोहित हो गए थे। मंदिर के अलावा यहां एक छोटा सा मोहल्ला और मार्केट का सेट भी लगवाया गया। चंद्रा बारोट इस फिल्म में मनोज कुमार के मुख्य सहायक थे। मनोज कुमार के साथ काम करने वालों का कहना है कि मनोज कुमार वर्कोहोलिक थे। रात दिन बिना थके वे काम कर सकते थे। मनोज कुमार ने अपनी कलाई से घड़ी उतारकर पत्नी को सौंप दी थी। मनोज कुमार का कहना था कि काम पूजा है और पूजा घड़ी देखकर नहीं की जाती। पूजा घड़ी देखकर नहीं की जाती, ये सच है मित्रों, लेकिन प्रोग्राम का समापन घड़ी के अनुसार ही करना होता है। सो फिल्म पूरब और पश्चिम की बातें अब पूरी समझिए। जो कुछ बातें छूट गई हैं, वो किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में सुनिएगा। फिलहाल बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा को विदा कीजिए। फिल्म पूरब और पश्चिम के बारे में जानकारियां एकत्र करने वाले थे अशोक अय्यर और निर्मला डोसी। इन जानकारियों के आधार पर ही लोकेंद्र शर्मा ने प्रोग्राम का आलेख तैयार किया और बाइस्कोप की बातें आपको सुनाई। प्रोग्राम के सहायक थे PKA नायर। तो अब अगले सप्ताह तक नमस्कार। पिटारे में पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे प्रोग्राम बाइस्कोप की बातें। आज पिटारा लाया था पिटारे में पिटारा।